के दौरान डिपार्ट में इन लोगों को मतलब सुपरवाइज करते थे, उनका एक डायरेक्ट ऑर्डर था और यही बोलते थे कि हम चाहते हैं तुम लोग का नहीं हो, इसलिए तुम लोग को समय नहीं देते हैं खाली। महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो सिलेक्शन तो मेंस ही कराता मेंस है, कहीं कोई डाउट नहीं है कि जो मेंस का सिलेबस है उससे कम से कम 70-80% ही क्वेश्चन पीटी में रहता ही रहता है। बिल्कुल। टीचरों से मैं खुद बोलता था कि मुझे और क्वेश्चन दीजिए और लिखने के लिए क्वेश्चन दीजिए। एक-एक दिन में 10-20 क्वेश्चन लिखने में भी मुझे कोई इतनी खामोशी से तैयारी करो कि जब रिजल्ट आए तो शोर मचाए। कहानी बन के नहीं रहना है हमको, मतलब मिसाल बनना है। तो अभी मेंस आ रहा है 71वीं बीपीएससी का, इसको लेकर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किन चीजों पे फोकस बच्चे को ज्यादा करना चाहिए? तो लिखने से भागना जो है वो कितना हानिकारक हो सकता है और उसका आखिर आज ना कल जाके लिखना है, ये इस चीज के बारे में आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। क्लासरूम में आप शुरुआती दिनों में ही मतलब दोनों चीजें साथ-साथ आप पढ़ाते थे, पीटी भी और मेंस भी, और मैं आपके कितने भी कहने के बाद भी मैं लिखता नहीं था। प्रीलिम्स के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताइए, 72वीं पीटी का भी डेट आ गया है। सो नमस्कार सभी को, आज हमारे साथ प्रेम शंकर जी जुड़ रहे हैं जो कि रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। और अगर आपको बताएं तो इस बार भी प्रेम शंकर जी जो हैं वो 70वीं बीपीएससी में भी इंटरव्यू देकर आज ही इंटरव्यू देकर आए हैं। तो आज हम लोग इस पूरे लेक्चर में इनके जर्नी के बारे में बात करेंगे, जो शुरुआत में किस तरह से इन्होंने चीज़ों को हैंडल किया, किस तरह से ये सिलेक्शन लिए और उसके बाद काम करते हुए फिर दोबारा एक बैक टू बैक इंटरव्यू जो है वो देने का सफर। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले ये बताइए प्रेम शंकर जी कि आप जो तैयारी शुरू किए थे जब अपना, जी सर। तो आपने क्या सोचा था कि कितने समय तक, मतलब जो आपका तैयारी हुआ है शुरू, हमको जहाँ तक लगता है आप पहले बता दीजिए आपने कब से तैयारी शुरू की थी? 2022 जनवरी से। 22 जनवरी से। और आपको सिलेक्शन जो है वो कब मिला? 2024 का जो नवंबर का आया था उसमें रिजल्ट आ गया था। 24 में आया था, मतलब 2 साल से ज़्यादा का समय आपको लगा इसमें। तो आप सोचे थे कि इतना, चूँकि अगर मैं बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो प्रेम शंकर जी ऑलरेडी काम कर चुके थे, अच्छे जगह से इन्होंने बीटेक कर रहा था, उसके बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किए हुए हैं। तो इनका वो जो प्रोफाइल था, वर्क प्रोफाइल काफ़ी अच्छा था। फिर वहाँ से बिहार के अंदर आना, सरकारी नौकरी के लिए तैयार के लिए जाना और उसमें 2 साल तक अपने आप को पूरा का पूरा मेंटेन करना, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। मुश्किल तो होता है सर जब आप जॉब में होते हैं, पर उसमें ये होता है कि वो जो कहा नहीं जाता है कि इतनी खामोशी से तैयारी करो कि जब रिजल्ट आए तो शोर मचाए। तो ये प्रिंसिपल मेरे दिमाग में था और मुझसे कोई पूछता भी था तो मैं कहता था कि कहानी बन के नहीं रहना है हमको, मतलब मिसाल बनना है। तो मेहनत तो करता था इसी हिसाब से, और कोई सेकंड चॉइस मैंने अपने आप को नहीं दे रखा था। अच्छा। कोई दूसरा फॉर्म नहीं भरा, सिर्फ बीपीएससी ही करना था और इसी हिसाब से मैं प्रिपेयर कर रहा था फर्स्ट डे से। ठीक है। ये बताइए हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको कि आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए जो स्ट्रैटेजी था उसमें किन-किन चीज़ों के ऊपर आप बोलेंगे बच्चों को जो है वो काम करना? एक मैं आजकल देखता हूँ कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर सोर्सेज़ के पीछे भागते हैं। मल्टीपल सोर्सेज़ हो उसको वो इकट्ठा करना चाहते हैं, या जो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई हैं ना, वो चीज़ों के लिए ज़्यादा परेशान होना रेदर देन जो उनके पास मटेरियल है, रिसोर्स है, उस पे कम फोकस करना। आप अपना सोर्स जो आपने चीज़ों को फॉलो किया, मतलब स्ट्रैटेजी जो पूरा था प्री का, मेंस का, फिर इंटरव्यू के लिए, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। यहाँ पे जो मेरा अनुभव था टीचर होने का वो काम आया, क्योंकि जब मैं पढ़ाता था तो मैं खुद सारी चीज़ों को खुद से तैयार करता था। डिफरेंट सोर्सेज़ का यूज़ करके मैं खुद नोट्स बनाता था स्टूडेंट्स के लिए। तो मुझे ये तो पहले से पता था कि मैं जहाँ भी पढ़ने जा रहा हूँ, जिस भी कोचिंग में पढ़ने जा रहा हूँ, वहाँ भी जो टीचर आएँगे वो उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं और वो निश्चित रूप से अगर अच्छे टीचर हैं तो कंबाइंड नोट्स जो मेहनत मुझे करनी है वो मेहनत वो कर चुके हैं। तो मुझे बस ये विश्वास रखना था, चूँकि टीचर था तो मुझे पता था कि ऑलरेडी मेहनत तो हो चुका है इस पे, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूँ। तो जो कंटेंट वो मुझे मिलता था उस पे मैं ईमानदार रहता था और मैं उसको ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स उसी को बार-बार पढ़ना या रिवाइज़ करना। तो टीचर होने का यहाँ पे फ़ायदा मिला था हमको। तो कंटेंट को लेकर मेरे पास लिमिटेड कंटेंट होते थे। टीचर ने अगर क्लासरूम में बताया कि हाँ, ये बुक रहा, इस बुक को पढ़िए, तो मैं उस बुक को पढ़ता था। टीचर ने अगर कह दिया कि मैंने जो लिखवा दिया है ये पढ़िए, तो मैं जो लिखवाया वो पढ़ता था। तो मेरा कंटेंट को लेके बहुत ज़्यादा ये रहता नहीं था कि भागना। लिमिटेड कंटेंट था, हाँ, उसी को 10 बार पढ़ लिया, वो ज़्यादा उसमें टाइम मैं ज़्यादा लगाता था। अभी मेंस आ रहा है 71वीं बीपीएससी का, इसको लेकर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किन चीज़ों पे फोकस बच्चे को ज़्यादा करना चाहिए? मेंस में सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइम और उसके लिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही की है, क्योंकि कंटेंट जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा आंसर तैयार करना सीख गए हैं या बहुत अच्छा आंसर तैयार कर रहे हैं,
एक्चुअल में जब वहाँ आप मेंस लिखना शुरू करते हैं तो आपको उतना फ्रेमिंग का टाइम नहीं मिलता समय है, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपका मसल मेमोरी की तरह कहिए, आपका हाथ चलना चाहिए। हम्म, ऑटोमेटिकली आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और ये जो कंक्लूजन कहते हैं, इतना बार आप लिख चुके होने चाहिए कि मतलब आपको पता होना चाहिए पहले से कि इसका क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है वो कलम उठाने में, क्वेश्चन का जब स्टार्ट होता है उसी समय मेन टाइम लगता है। तो वो अगर आपका प्रैक्टिस ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस है उतना ज़्यादा वो आपके लिए आसान रहेगा। तो मेरे लिए तो सिर्फ प्रैक्टिस ही है सर अच्छा। इम्पोर्टेंट। ये बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं, इनमें एक प्रॉब्लम देखने को मिला है और मैं चाहूँगा आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करिए। लिखने से भागते हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है प्रेम जी का, वो खुद चाहेंगे इसके बारे में बताना और ये हमारा म्यूचुअल एक्सपीरियंस है। तो लिखने से भागना जो है वो कितना हानिकारक हो सकता है और उसका आखिर आज ना कल जाके लिखना है, ये इस चीज़ के बारे में आप अपना एक्सपीरियंस बताइए? सर ये जो 2024 में रिजल्ट आया, ये हुँ, 2023 में भी आ सकता था। पीटी 68 में मैंने पहली बार जो दिया था मेंस, उसमें कुछ नंबर से जो मेरा छूटा था उसका वजह यही था। जो पर्सनल एक्सपीरियंस की बात आप कर रहे हो उनको याद है अच्छी तरह से। क्लासरूम में आप शुरुआती दिनों में ही मतलब दोनों चीज़ें साथ-साथ आप पढ़ाते थे, पीटी भी और मेंस भी। और मैं आपके कितने भी कहने के बाद भी मैं लिखता नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि पीटी हो जाएगा, लिखना कौन है, तो आसान का काम है, तो हमको आता रहेगा तो हम लिख ही लेंगे, ऐसा मेरा सोचना था। और आपको याद ही होगा कि कितना मतलब उसको बीइंग ए स्टूडेंट वो मैंने ठीक नहीं किया था, तो खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, नहीं तो और कम टाइम लगता और एक तरह से मतलब पहले अटेम्प्ट में ही मेरा हो जाता। पर वो बाद में आपने किस तरह से आंसर राइटिंग किया? हाँ, बाद में जब ये समझ में आ गया था, तो मैं वही स्टूडेंट था जो लिखना नहीं चाहता था। वो अ, पकड़-पकड़ के मतलब इन द सेंस कि टीचरों से मैं खुद बोलता था कि मुझे और क्वेश्चन दीजिए, और हुँ, लिखने के लिए क्वेश्चन दीजिए। एक-एक दिन में 10-20 क्वेश्चन लिखने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। कुछ भी क्वेश्चन हो बस मुझे लिखना होता था। तो इस तरह से आंसर का राइटिंग का प्रैक्टिस मैंने जैसे अभी बताया ही कि आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस ही मेन था। ये बात मुझे समझने में देर लगी तो रिज़ल्ट थोड़ा डिले हो गया। ईमानदारी लेकिन मेरे अंदर थी सर, एक बार जो बात समझ में आ जाती है वो मतलब उस पे मैं फिर स्टिक रहता हूँ। जब मैं एक बार समझ में आ गया कि हाँ, लिखना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर मैंने लिखने से कभी कोई कोताही नहीं की। यही मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि शुरुआत में भले इनको थोड़ा टाइम लगा और अधिकतर बच्चों को लगता है, मेरा भी यही कहना है, जब बार-बार ये समझाया जाता है कि आंसर राइटिंग इज़ द की और ये स्टेज को स्किप नहीं कोई कर सकता, नहीं, नहीं नहीं ये कर स सकता। नहीं। आज ना कल लिखना तो है, बिना लिखे आपका सिलेक्शन होना नहीं है। तो जैसे प्रेम जी बहुत ऑनेस्टली अगर हम बताएँ आपको उसके बाद की स्टोरी, जब इन्होंने पहले तो मना किया नहीं लिखना है और उसके बाद इनफैक्ट कुछ ऐसे दिन भी रहे हैं जब मैं इरिटेट हो गया हूँ कि अब कहाँ से क्वेश्चन लाया जाए इनको देने के लिए। लिटरली ये हर दिन 10 8 से 10 तो क्वेश्चन मैं इनको लिखवाता था। 69वीं बीपीएससी के पहले बता रहे हैं मेंस के। और उसके बाद ये अपना एक ग्रुप बनाकर भी आप लोग हाँ, लिखते थे, हर दिन 7 से 8 का टाइम है, तो ऐसे लिखने का टाइम है। और इस तरह से इन्होंने इतने आंसर्स की प्रैक्टिस की हुई थी कि हमको लगता है बीपीएससी मेंस जो होगा वो एक समझिए कि एक प्रैक्टिस का रिहर्सल करने के बाद एक जो रियल मैच होता है बस वैसा फील हुआ होगा। उसका फ़ायदा फ़ायदा भी 70th में भी मिला सर, 70th में ट्रेनिंग में था। 70वीं उस बीपीएससी दौरान मैं में। ट्रेनिंग में था, वो भी बिपार्ट में ट्रेनिंग में था। लेकिन मतलब प्रैक्टिस तो कर नहीं पाया था, पढ़ भी नहीं पाता था, प्रैक्टिस की तो बात की बात है। पर वही जो पुराना प्रैक्टिस था उसके कारण जब एक बार लिखना शुरू किया, तो वो पुराना प्रैक्टिस काम आ गया। तो जो लोग समय का बहाना देते हैं, समय का मैं आपको बता दें कि जो भी ट्रेनिंग के दौरान विपार्ड में इन लोगों को मतलब सुपरवाइज करते थे, उनका एक डायरेक्ट ऑर्डर था और यही बोलते थे कि हम चाहते हैं तुम लोग का नहीं हो, इसीलिए तुम लोग को समय नहीं देते हैं खाली। तो रात के 10 से सुबह 5 का समय इनको मिलता था सोने के लिए, जिसमें कि ये 3 घंटे सोते थे, बाकी टाइम पढ़ते थे। तो समय बहाना तो बिल्कुल नहीं हो सकता है और वो आपके सामने एग्ज़ाम्पल है कि 70वीं बीपीएससी का भी इंटरव्यू आज देकर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेंस अच्छा गया है तभी इनको दोबारा इंटरव्यू का कॉल आया। और इतना 3 घंटे 4 घंटे मात्र निकाल कर पढ़ना, इतना स्ट्रिक्ट रूटीन में, ये भी नहीं है कि वो दिन भर कोई मस्ती हो रहा है नहीं, पेपार्ड वो में, बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग है। बिपार्ट का ट्रेनिंग तो सर सुबह 5:30 सुबह से 5:30 से। हाँ, फील्ड में फिजिकल है, फिर दिन भर आपको क्लासरूम में रहना है। बिल्कुल। तो तो उसके बावजूद जब ये दोबारा से मेंस लेकर इंटरव्यू तक जा सकते हैं, तो आपके पास क्या बहाना होगा? तो मेंस के लिए जैसा इन्होंने कहा और हम भी बोलते हैं, बट हम चाहते हैं सिलेक्टेड बच्चा बोले तो ज़्यादा विश्वास होगा आप लोग को कि आंसर राइटिंग, उसमें भी वो बच्चा जो खुद लिखना नहीं उसमें भी चाहता वो था। बच्चा जो कि हाँ, स्टार्टिंग में लिखना नहीं चाहता था, आप ही जैसा था बिल्कुल कि हाँ, लिख लेंगे, बट अभी देखिए
शायद क्वेश्चंस कम पड़ जाएं बट इनको लिखने में कोई झिझक नहीं रहेगा, आज के समय जी में ऐसा है इनका। चलिए, तो मेंस में ये चीजें हुई, प्रीलिम्स के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताइए, 72वीं पीटी का भी डेट आ गया है। पीटी के लिए सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, हम बीइंग ए स्टूडेंट हम गलती ये करते हैं कि जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10% हार्डली, जैसे 150 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जानबूझकर या पता नहीं कैसे जैसे भी इस तरह के होते हैं जो कभी आपके सामने नहीं आया रहता है। हम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उन 15 क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाते हैं। मेरा सर पीटी में 68 में भी 107.75 था, 69th में भी 109 नंबर था, 70th में भी 113 नंबर रहा है। तो मेरा स्ट्रेटजी बस यही रहता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और करंट अफेयर्स में कोई एक ऐसा जो एमसीक्यू बेस्ड कंटेंट हो वो कंप्लीट कर लेना है। तो ऑटोमेटिकली कितना भी क्वेश्चन इधर उधर हो, प्रीवियस ईयर से 100 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब मिला के 100 तो आते ही आते हैं। और उसके बाद फिर अगर आपका करंट है तो उसमें भी 30 क्वेश्चन होता है। तो ये 130 नंबर का आपको पहले से पता होता है कि यही इसका बाउंड्री है। हम शुरू से लेकर लास्ट तक सर वही 130 का ही तैयारी करते थे। जी जी, हमेशा उसी करते हैं। उसी में कुछ क्वेश्चन क्या होता है कि जो बाकी जो 20 है उसमें से कुछ सही हो जाता है और इस 130 में से गलत हो जाता है, तो 110 के आसपास मेरे मार्क्स आ जाते थे। तो नेगेटिव मार्किंग के बाद भी 100 से ऊपर हमको लगता है कुछ ही गिने चुने बच्चे होंगे जो लगातार तीनों एग्जाम में 100 से ऊपर लाए हैं। उनमें एक ये है 107, 109 और 70वीं में 113। तो ये स्कोर देखिए प्रीलिम्स में जैसा इन्होंने भी कहा ना कि हम लोग भागते हैं कि क्या और छूट रहा है, इसके लिए ना जाने के बेहतर जिन्होंने कहा पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू एक ऐसा चीज है बीपीएससी खुद नहीं इससे हट रहा है, तो बच्चे क्यों इससे हटे, पीवाईक्यू को बेस बनाइए। प्लस वो 20 क्वेश्चन, ये चीज मुझे भी ऑब्जर्व होता है कि आप जब पेपर देखते हैं कि ये 15-20 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में जो किसी को नहीं मालूम होगा, और वो होता है ऐसा छोड़ने के लिए। यूपीएससी भी ये करता है कि आपको वो क्वेश्चन छोड़ना होगा, तो आप थोड़ा सा अपना सोर्स को लिमिट करिए, पीवाईक्यू पे फोकस रखना है हमको लगता है। और जितना ज्यादा आप कोई करंट अफेयर्स के एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस की जो बात है वो इन्होंने भी की थी, आपको भी वो फॉलो करना चाहिए। ये अभी लगभग 100-150 दिन का समय बच रहा है। आपको लगता है कितना लंबा पीटी पढ़ना चाहिए, मेंस कंप्लीट करना पहले जरूरी है कि नहीं, क्या लगता है जिनका मेंस है ही नहीं कंप्लीट? सर वो स्टूडेंट्स का थोड़ा उसमें ईमानदार होना पड़ता है स्टूडेंट को। अगर उनको पता है कि हाँ वो पीटी में अच्छे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में वो अच्छे हैं, तो वो अपने लिए 3 महीने 2.5-3 महीने का टाइम केवल रिवीजन करना होता है, मोर देन एनफ है। अगर उन्होंने तैयारी की है तो लास्ट के 2-2.5 महीने बहुत है उनके लिए, बाकी टाइम वो अपना यूटिलाइज कर सकते हैं मेंस में। लेकिन अगर उनको डर है इसी बात का, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर कि वो एनालिटिकल अच्छा लिख पाते हैं लेकिन उनको ऑब्जेक्टिव से हाँ थोड़ा उनको फियर होता है, तो उनको हम कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा अपना टाइम ज़्यादा दीजिए, प्रैक्टिस थोड़ा और ज़्यादा कर लीजिए एमसीक्यू का। लेकिन मेन तो सिलेक्शन तो मेंस ही कराता है। मतलब ये है कि अगर कोई मेंस में बिल्कुल भी जीरो पे है तो वो पूरा का पूरा इस तरह से छोड़कर पीटी के भरोसे नहीं या पीटी के बाद कर लेंगे, वो थोड़ा मुश्किल हो। अब के टाइम में तो नामुमकिन सा हो गया सर, 2.5 महीने का टाइम मिलता है, उसमें कहाँ से कोई कर लेगा। और ये 71वीं जैसा कोई आपको बार बार 6 महीना मिलेगा नहीं, ये कुछ प्रॉब्लम था या जो भी बोलिए, तो 3 महीना 6 महीना में भी सर मतलब एक होता है कि मेंस लिख लेना और एक होता है थोड़ा क्वालिटी के साथ एनरिचमेंट के साथ, तो दोनों साथ चले तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल वही चीज है, वही हम भी बताते हैं कि अब देखिए प्रीलिम्स के लिए आपको आखिरी 90-100 दिन जो हम मानते हैं रिवीजन करना है, जी 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 रिवीजन, टेस्ट अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, तो मेंस आपका एटलीस्ट मेंस पे थोड़ा कमांड होना जरूरी रहता है बिफोर। सिलेबस भी तो लगभग सेम ही रहता है सर, अगर आप मेंस के लिए भी पढ़ते हैं तो उससे आपका ऑब्जेक्टिव बल्कि और ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। इस बार का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपने देखा 71वीं का, देखा होगा क्वेश्चन तो देखा होगा, दिया तो नहीं लेकिन एग्जाम नहीं दिया बट क्वेश्चन तो देखे होंगे। तो वो जो पैटर्न हम लोग देखे हैं थोड़ा सा चेंज लगा, 70वीं से तो काफी चेंज है। जी जी बिल्कुल। तो इसके बाद ऐसा नहीं लगता है जैसे कि यूपीएससी जैसे क्या करता है, यूपीएससी का कोई मेंस का तैयारी करता है और उसी का एप्लीकेशन अप्लाइड पार्ट पीटी में लगभग वो पूछते हैं जी, बीपीएससी थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट होता हुआ दिखा हमको 71वीं बीपीएससी के लिए, तो यहाँ भी हेल्प हो जाएगा मेंस का प्रिपरेशन। जी सर, मेंस से सर पहले भी अगर देखिएगा तो क्वेश्चन पर जैसे 70वीं की बात कर ले, हम 69वीं की बात कर ले, तो 69वीं और 70वीं क्वेश्चन के पीटी में बहुत अंतर है, पर इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जो मेंस का सिलेबस है उससे कम 70-80% ही पीटी में रहता ही रहता है। तो ये तो सेफ स्ट्रेटजी है
कि मतलब मेंस कंप्लीट कर लीजिए तो पीटी में भी उसका फायदा तो फायदा होना ही मिलता है। है वो आखिरी 90 दिन अपना थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करना होता है आपको करंट जी अफेयर। बस वो उस समय होता है कि थोड़ा टेस्ट देना होता है हर सैटरडे संडे को अपना एमसीक्यू का टेस्ट दिए उसमें जो ईमानदारी से जो क्या मार्क्स आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है आपको ये हाँ, इस पे एक सेकंड फिर से इसको बोलिएगा, वापिस सबको मैं बता दूं। देखिए नंबर जो होता है ना टेस्ट का, ये बच्चे लोग इसको लेके परेशान, नहीं नहीं जैसे हम नहीं सर 1000 बार बोले, अरे तुमको कितना लोग जानता है कि तुम्हारा नाम वहां पे छपेगा, रिजल्ट में कम नंबर होगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये आप एक बार अच्छे से समझाइए, मार्क्स का क्या वैल्यू होना चाहिए। मार्क्स का सर वैल्यू नहीं है वैल्यू है कि जब आप एग्जाम दिए तो एग्जाम हॉल में आपको जो एक्सपीरियंस मिला उस दौरान आपको पता होता है कि हाँ कौन सा टॉपिक आप लैग कर रहे हैं या कौन टॉपिक आप बिना पढ़े भी बना दे रहे हैं तो अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने का मौका मिलता है बिल्कुल और हमको तैयारी अपने शेड्यूल के हिसाब से और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से करनी चाहिए ना कि अगले एग्जाम में क्या सिलेबस है उसके हिसाब से मतलब हमने तो नहीं किया बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट सीरीज तो बस हमारे टेस्ट के लिए है सर तो फोकस हमारा अपने स्ट्रेटजी पे और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ही होना चाहिए फोकस इस पे भी तो होना चाहिए ना कि अगर वो टेस्ट नहीं दिए तो नुकसान कितना होगा। ये बच्चे नहीं सोचते हैं कि दिया तो क्या नुकसान होगा, दिया तो या तो कुछ फायदा ही होगा ना। हाँ मान लीजिए कि बिल्कुल आप बिल्कुल 2 भी क्वेश्चन नया जान कर गए जी तो ये तो फायदा ही कराएगा, नुकसान तो नहीं होता है कहीं से भी। क्वेश्चन जब आता है सर तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आपसे मांगता कॉन्सेप्ट है मांगता है, तो एक काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाता है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं आप, ब्रेनस्टॉर्मिंग सोच हो रहे हैं जाता उसके बारे में है क्या हाँ होगा, कुछ ना जी कुछ तो फायदा लेकर ही जाएगा बच्चा जी टेस्ट बिल्कुल देगा। बिल्कुल सर बट वही बच्चों को थोड़ा फियर साइकोसिस जो है। बट अगेन सामने आपके एग्जाम्पल और रिजल्ट रख रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आपका आंख खुले कि हाँ ये सारी चीजें नहीं सोचना है, आपको कोई नहीं जानता है। और हम तो ये भी बोले हुए टेस्ट दो गलत नंबर दो। कितने बच्चे मेरा नाम लेके टेस्ट देते थे, हर रिजल्ट में निहित किशोर दिखता था जब टेस्ट होता था तो वो भी बच्चे कर रहे हैं। बट देना है टेस्ट, देना है मेन यही है, टेस्ट अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस जानना है बिल्कुल जानना है। लास्टली इंटरव्यू के लिए बहुत बच्चे, अभी सेकंड फेज का भी डेट आ गया, इस फेज जी में भी सर कुछ दिन बाकी है। इंटरव्यू के लिए पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, आपका कैसा रहा आज का इंटरव्यू का, फिर आगे जो बच्चे देंगे उनके लिए कुछ टिप्स आप देना चाहें। इस बार का इंटरव्यू तो सर जॉब ओरिएंटेड ही रहा जॉब ओरिएंटेड, और पिछले बार के मुकाबले इस बार मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था तो इस बार का इंटरव्यू ठीक रहा इसमें बहुत ज़्यादा बताने वाला नहीं है लेकिन पिछली बार जब बीइंग ए फ्रेश कैंडिडेट जब पिछली बार मैं था तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला था कि देखा जाए तो 3 तरह के फेज होते हैं सर पूरे इंटरव्यू में जो मुझे समझ में आया शुरुआत होती है जब आप डरे हुए होते हैं फिर आप दूसरा फेज जब आता है जब डर आपका कम होता है अगर उसी में आप लैग कर गए तो आपका मतलब जब आप भूल जाते हैं जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से आता है वो भी आप भूल जाते हैं फिर दूसरा फेज आता है जब आप फियर आपको नहीं रहता है 5 मिनट 2-3 मिनट के बाद फियर आपका चला जाता है और फिर वहाँ आ जाता है आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट में क्या आप जवाब जो दे रहे हैं वहाँ पे आपका किस तरह से आप जवाब दे रहे हैं बॉडी लैंग्वेज भी हाँ बॉडी लैंग्वेज भी उसमें आ जाता है और तीसरा फेज जो होता है वो कॉन्फिडेंस का होता है तो थोड़ा सा अगर पेशेंस के साथ थोड़ा देर आप वहाँ पे अपने दिमाग को शांत करिएगा और तो 5 से 7 मिनट के अंदर आप वो अटेंड कर लीजिएगा कॉन्फिडेंस का फेज उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा चला जाता है ठीक। जो मुझे समझ में आया सर कोई ऐसा क्वेश्चन पिछले दोनों इस बार का इंटरव्यू पिछला इंटरव्यू आपको लगा हो कि ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स रहा है। सर वो पिछली बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा था क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था बायोलॉजी का लेकिन उन्होंने मतलब मेरे ही जवाब से घूमते घूमते हॉबी से शुरू होकर चला गया बायोलॉजी में किसी तरह और वो फिर बैक टू बैक 5-6 सवाल उन्होंने बायोलॉजी के पूछ डाले जो मुझे नहीं आते थे तो यहाँ से एक चीज़ है कि थोड़ा कि हम उस तरफ इंटरव्यू को ना जाने थे जिधर हमारा मतलब नॉलेज आपके कंट्रोल में आप ड्राइव कर सकते हैं जी जी इंटरव्यू बिल्कुल को, बिल्कुल वो बिल्कुल इनके जवाब से ही फिर 10 क्वेश्चन बनाना जी और जी फंसाना वो हो सकता है। जी सर ठीक है, अभी वाले जो बच्चे लोग इंटरव्यू देंगे उनके लिए कुछ टिप्स बताइए, क्या करने की जरूरत है। अभी तो वो 2 तरह के इंटरव्यू में सवाल आ रहे हैं जो जॉब में नहीं है उनसे फैक्चुअल ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है अच्छा। और जो जॉब में है उनसे एनालिटिकल जवाब सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा है तो जो जॉब में है उनको कहेंगे कि अपना वर्क प्रोफाइल अच्छे से तैयार कीजिए ठीक है। और उसमें एप्लीकेशन बेस्ड कि आप और क्या नया कर सकते हैं एज ए पॉलिसी मेकर उस तरह से सोचकर अपना एक तैयार कर लीजिए तो वहाँ पे आपको जवाब देने में सहूलियत होगी और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको हम कहेंगे कि अपना ऑप्शनल और ग्रेजुएशन वो बहुत अच्छे से करें ऑप्शनल और ग्रेजुएशन पे आप फ्रेश कैंडिडेट अगर हैं तो, और अगर आप जॉब में हैं तो आपका जॉब जॉब प्रोफाइल प्रोफाइल जैसे आपसे भी पूछा गया कि हाँ जी आप और कैसे इसमें एआई का इस्तेमाल करेंगे हाँ अपने जॉब प्रोफाइल में, जी जी तो वो चीजें हैं।
और अगर मान लीजिए कोई भी जैसे हम लोग बात करते हैं हॉबी, तो ये भी डिपेंड करता है उनके मूड पे। हाँ, ये उनके मूड पे डिपेंड है। पिछली बार मेरे हॉबी से बहुत सारे बहुत सवाल हुए सारे थे। सवाल थे, इस बार नहीं। इस बार एक भी सवाल नहीं हुआ, जबकि पिछली बार भी वही बोर्ड था, इस बार भी इस वही बार भी बोर्ड भी इनका सेम था, जबकि सेम था। किस्मत से दोनों बार बोर्ड इनका सेम ही था, तब भी हॉबी पे हाँ, क्वेश्चन। पिछली बार बहुत सवाल, इस बार एक भी नहीं, तो हॉबी भी उनके मूड पे है। ठीक है, लास्ट में कुछ आखिरी मैसेज आप एस्पिरेंट्स को जो देना चाहें, एक कंप्लीट, आप जैसे गीता, इनका हॉबी ही गीता पढ़ना है, ये हॉबी ही हमको लगता है क्वेश्चन पूछने के लिए भी पढ़ा होना चाहिए ना उनको भी, तो आप उसमें से कुछ चाहेंगे, अगर कोई आपको गीता का श्लोक जो आप चाहें बच्चों के ऊपर कि हाँ वो लाइफ में यूज करो भाई, उसको ही फॉलो करो और सिलेक्शन ले लोगे आराम से। एक तो है जिसमें वो कृष्ण कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मतलब जब ये मन जो होता है हमारा, ये बहुत मुश्किल से निग्रह मतलब कंट्रोल में आता है, लेकिन इसके लिए दो आसान उपाय हैं, एक अभ्यास और एक जो हमने बोला वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ना राग होना ना द्वेष होना, मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट नहीं होना है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर सो रहना है, और इस बात को याद रखना, इस बात को जीवन में उतारना ही उसका अभ्यास है। तो अभ्यास इम्पॉर्टेंट हो जाता है मन को कंट्रोल करने का। तो ये तो हो गया सर, मतलब गीता की भाषा में। ऐसे हम इनको एक चीज़ कहना चाहेंगे जो मुझे समझ में आता है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है ईमानदारी, वो भी अपने साथ। अपने साथ अगर आप ईमानदार हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे, और दूसरा आपको इसकी ज़रूरत होनी चाहिए। जो चीज़ आप ईमानदारी से चाह रहे हैं, अगर आपको सच में ज़रूरत है तो रास्ते आप ढूँढ निकालेंगे खुद। तो ये 2 चीज़ हम कहना चाहेंगे कि ईमानदार रहिए और मेहनत कीजिए। तो देखिए, आप सीखिए, हम लोग तो है ही आपको गाइड करने के लिए, बाकी जैसा सर ने भी बताया है यहाँ पे, आप लोग इस चीज़ को समझिए, और एक सिलेक्टेड कैंडिडेट बता रहे हैं तो इसमें कोई भी झूठ फरेब तो नहीं दिखेगा, ये अनफिल्टर्ड मैसेज है। एक सिलेक्टेड कैंडिडेट जो दोबारा से इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं और इस बार ऑब्वियस सी बात है बेहतर पोस्ट लेकर ही आएंगे, तो आप लोग भी पढ़ाई को लेके थोड़ा सा ईमानदार बनिए, अपने आप से ईमानदार, किसी और को आप धोखा नहीं देंगे, हम पहले भी बोले हुए। आपके माँ बाप को ये नौकरी निकाल के माँ बाप को आप क्या दीजिएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, खुशी उनको हो गया, वो हर चीज में खुश रहते हैं बाल बच्चा के। तो आप जो भी करेंगे अपने और अपने आने वाले जनरेशन के लिए करेंगे, तो आप ईमानदार अपने आप से रहिए, पढ़ाई कीजिए, कोई समस्या आएगी तो बिल्कुल हम लोग उसके लिए हमेशा हैं, बट हाँ, आप अपने तरफ से जो चाहिए वो जरूर दीजिए। ऐसे ही और भी वीडियोस आपके साथ लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच प्रेम जी आने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।